गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 7 परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उनके गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परमाणु से। परमाणु सिद्धांत से पहले परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व बताया कि यदि पदार्थों को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि उस पदार्थ को और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन सूक्ष्मतम कणों को कणाद ने परमाणु कहा। यानी अब 500 ईसा पूर्व का मतलब होता है 2000 ईसा के बाद के हो गए, ईसा के जन्म के बाद के 2000 साल हो गए, और उससे 500 साल का मतलब 2500 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पदार्थों के बारे में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो पदार्थ होते हैं, चाहे कोई पदार्थ हो, ठोस, द्रव, गैस, सभी के सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों को बारीक करते जाएं, तोड़ते जाएं, अंत में एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि उन कणों को और अधिक छोटे कणों में तोड़ना संभव नहीं है। तो ऐसे सूक्ष्मतम कणों को कणाद ने परमाणु का नाम दिया था। उसके बाद में एक अन्य दार्शनिक जो अपने भारत के तो नहीं थे, ये दूसरे देश के वैज्ञानिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। अन्य ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपस ने इन सूक्ष्म, ये बाद की बात है, ये दार्शनिकों ने बाद में बताया, इन सूक्ष्म कणों को एटम कहा, ATOM, एटम। इनको इन्होंने एटम कहा, और एटम ग्रीक भाषा के शब्द एटमियो
से बना है, जिसका अर्थ है अविभाज्य या न काटा जा सके। अर्थात ऐसा खंड जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सके या फिर आगे काटा नहीं जा सके। इस तरह से इन्होंने परमाणु के बारे में बताया। आधिकारिक रूप से, एक प्रयोगात्मक रूप से जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में जो बताया वही आज वर्तमान में मान्य है। अर्थात परमाणु की खोज का श्रेय डाल्टन को जाता है वैसे तो, क्योंकि इन वैज्ञानिकों इन दार्शनिकों ने जो भी बातें बताई वो कल्पना के आधार पर थी। इन्होंने कल्पनाएं की थी, प्रयोगात्मक रूप से नहीं थी। तो विज्ञान है वो प्रयोग द्वारा सिद्ध की हुई बातों को मानता है। इसलिए परमाणु का जो बारे में जो बताया गया है वो जॉन डाल्टन की बातों को ही आज माना जा रहा है। तो अब आगे हम लेंगे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु सिद्धांत दिया जिसके निम्न बिंदु हैं। तो डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया? नंबर 1, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। हालांकि इन्होंने एटम शब्द काम में लिया था। परमाणु अपना भारतीय शब्द है और एटम जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इन्होंने एटम कहा था वैसे तो। और नंबर दूसरी बात है कि एक ही तत्व के, उससे पहले एक बिंदु से पहले जोड़ देते हैं, परमाणु अविभाज्य कण है। अर्थात इसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु इन्होंने दिया कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, गुणों में तथा द्रव्यमान में यानी भार में समान होते हैं। इसी तरह से नंबर 4 लेते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार, गुणों तथा द्रव्यमान में असमान होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं, आकार में, प्रकार में, गुणों में, भार में
एक के तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होंगे तो अलग अलग तत्वों के परमाणु है वो आकार प्रकार गुणों में असमान होंगे। अगर और बात देखिए इसकी तो और बिंदु भी हैं, उनको भी ले लेते हैं साथ में, एक एक करके इन बिंदुओं को भी लेते हैं। जैसे अगला बिंदु लेते हैं बिंदु नंबर 5, अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्या के सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। नए नए पदार्थ बनाते हैं तो अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके एक सरल अनुपात में संयोग करते हैं और पूर्ण संख्या में यानी पूरे पूरे परमाणु भाग लेते हैं। अभिक्रिया में परमाणु आधे चौथाई इस तरह भाग नहीं लेते हैं, पूर्ण संख्या में आपस में संयोग करके और नए पदार्थ बनाते हैं जो कि यौगिक कहलाते हैं। और एक बिंदु और लेते हैं अंतिम, रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु नष्ट होते हैं और न ही उत्पन्न होते हैं। ये केवल पुनर्विन्यासित होते हैं, पुनर्विन्यासित का मतलब होता है कोई रासायनिक विक्रिया हो रही है, कोई नया पदार्थ बन रहा है, यौगिक बन रहा है मान लीजिए, तो परमाणु न तो वहाँ पर पैदा होते हैं, जितने परमाणु भाग लेंगे अभिक्रिया में उतने ही अंत में उत्पाद में रहेंगे। न तो उस अभिक्रिया में कोई नए परमाणु पैदा हो गए और नए पुराने परमाणु कहीं नष्ट हो गए। जितनी संख्या में परमाणु भाग लिया जो नए पदार्थ बनेंगे उसमें उतने ही परमाणु मौजूद रहेंगे, अर्थात अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, केवल पुनर्विन्यास होता है। परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो टूटता है, उस आकर्षण बल को हम बंध कह देते हैं, रासायनिक बंध। तो वो अभिक्रियाओं में परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होते हैं टूटते हैं और नए सिरे से वो आकर्षण बल बन जाते हैं या बंध बन जाते हैं और नई तरीके से व्यवस्थित होकर के और ये यौगिक बन जाता है। जैसे ईंटों का हम मकान बनाएं कोई और उसको मिटा करके और दूसरे तरीके से उन ईंटों को जमा करके और नए डिजाइन का कोई मकान बना दें, तो इस तरह से परमाणु जो होते हैं वो पुनर्विन्यासित हो जाते हैं, न तो उत्पन्न होते हैं और न ही वो नष्ट होते हैं। इस प्रकार से ये था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हम देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। 19वीं शताब्दी के अंत तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, जो कि परमाणु के भीतर पाए जाने वाले कण हैं। इनको अपरमाणविक कण भी कहा जाता है। हालांकि न्यूट्रॉन तीसरे कण की खोज 1930 में बहुत समय बाद में हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब इन कणों की खोज हो चुकी तो ये तो पक्का हो गया कि परमाणु के भीतर भी छोटे कण हैं और परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है। अब बात ये सामने आई कि परमाणु भीतर से उसका मॉडल कैसा है, भीतर से उसकी संरचना कैसी है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं।
तो सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया जे थॉमसन ने। थॉमसन का परमाणु मॉडल जे थॉमसन के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला होता है। गोला का मतलब बहुत बड़ा गोला नहीं है, ये कण तो इतने छोटे हैं जो सूक्ष्मदर्शी में से देखे जा सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में से हाई पावर का। तो इसके लिए यानी इसके परमाणु की आकृति गोल होती है, इसलिए इसको गोला कह दिया। 10⁻⁻10 मीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 10 खरबवां भाग, इस तरीके से 10 अरबवां भाग। तो इस प्रकार से ये जो परमाणु होता है वो धनावेश का गोला है मान लीजिए, और जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूरे धनावेश के गोले में बीच बीच में धंसे हुए रहते हैं इस प्रकार से। तो इस तरह का मॉडल दिया। और एक बात और बताई कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में के अनुसार जितनी मात्रा में धनावेश होता है परमाणु के अंदर उतनी मात्रा में ऋणावेश भी होता है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। वैज्ञानिकों के सामने एक बात थी कि परमाणु में ऋणावेशित कण भी हैं, उसमें धनावेशित कण भी हैं, फिर कोई पूरे परमाणु पर कोई आवेश ही नहीं है, आगे इसका क्या कारण है? तो थॉमसन ने बताया कि दोनों प्रकार के आवेश तो इसके अंदर जरूर हैं, लेकिन दोनों की मात्राएं बराबर हैं, अतः टोटल आवेश है वो लगभग 0 मान लिया जाता है। तो दोनों का प्रभाव बराबर है, इसलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। इस तरह का थॉमसन मॉडल माना गया कि ये धनावेश का गोला तो हो गया परमाणु, जिसमें धनावेश होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसके बीच में धंसे रहते हैं। इन्होंने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा, यानी इन्होंने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा। क्यों कहा? पुडिंग का मतलब होता है क्रिसमस केक होता है एक प्रकार का गोलाकार सा, तो वो तो मान लिया पुडिंग वहाँ की मिठाई है क्रिश्चियनों की। और प्लम का मतलब उसमें कुछ मेवा लगे होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन मान लें। तो इस तरह का मॉडल होता है। अगर हम भारतीय दृष्टि से देखें तो जैसे तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं। तरबूज का जो लाल भाग है उसको धनावेश मान लें, और जो उसके बीच में जो बीज धंसे होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण मान लें। तो ऐसा मॉडल इन्होंने बताया, लेकिन वैज्ञानिकों ने कई बातें इनके सामने उठाई कि भाई दोनों आवेश जब पास रहते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं, तो पूरा आवेश खत्म क्यों नहीं हो जाना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है, परमाणु में आवेश खत्म नहीं होता और परमाणु स्थायी होते हैं। अब अगला वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। इन्होंने सोने की पतली पन्नी लेकर उस पर प्रयोग किया। पतली पन्नी इसलिए ली ताकि ऊपर नीचे परमाणु कम से कम आ सके, अकेले परमाणु हो सके। तो मतलब पतली से पतली पन्नी लेकर के और फिर उनके ऊपर प्रयोग किया। 1911 में क्या किया इन्होंने? पतली पन्नी ली सोने की, इसके चारों ओर वृत्ताकार लेप चढ़ा, एक जिंक सल्फाइड का वृत्ताकार एक पर्दा लगाया जिस पर जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ा था। जिंक सल्फाइड का लेप, एक वृत्ताकार पर्दा सोने की पन्नी बीच में खड़ी कर ली और चारों तरफ एक वृत्ताकार घेरा लगा दिया, पर्दा लगा दिया जिस पे जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ा था। क्योंकि इन्होंने क्या कि सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार की, ये एल्फा कण का चिन्ह है। एल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं और जिन पर धनावेश होता है। हीलियम का ये जो नाभिक है इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन पर धनावेश 2 ही होगा, और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसके निकाल दी जाए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर ऋणावेश होता है। इन इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए निकाल दें तो ये बच गया हीलियम का नाभिक। ऐसे तो हीलियम का नाभिक होते हैं एल्फा कण, इनके ऊपर धनावेश होता है, उनकी बौछार करी सोने की पन्नी पर। तो वृत्ताकार पर्दा इन्होंने क्यों लगाया? ताकि उस वृत्ताकार पर्दे सोने के पन्नी से जो एल्फा कण टकराएंगे तो ये अगल बगल में प्रकीर्णित होंगे या उसके पार निकलेंगे, फिर वो किधर उसे होके जाएंगे, उनकी दिशा क्या होगी?
जैसे ही ये वृत्ताकार परत वहाँ टकराएंगे, एल्फा कण वहाँ एक फ्लैश उत्पन्न होगा, एक चमक उत्पन्न होगी, उससे पता चल जाएगा कि एल्फा कण किधर किधर से होकर के ये टकरा करके जा रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया